हेलो स्टूडेंट्स। तो कैलकुलस में जो हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। देखिए यहाँ से हमारे एक नए ब्रांच ऑफ कैलकुलस की शुरुआत होती है और वो है हमारा इंटीग्रल कैलकुलस। तो इंटीग्रल कैलकुलस में जो टॉपिक्स आते हैं वो है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन एंड एरिया अंडर कर्व। और आगे जाके हम इसका एक और टॉपिक पढ़ेंगे जो है डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें भी हम इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। तो बेसिकली ये चार टॉपिक्स इस पूरे ब्रांच में आएंगे। तो आइए बात शुरू करते हैं अब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की। इनफैक्ट पहले बात करते हैं हम इंटीग्रेशन की, इंटीग्रेशन समझ लेते हैं और फिर हम ग्रेजुअली इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पे आएंगे। तो देखिए इंटीग्रेशन होता क्या है। तो अगर मैं एकदम बोलचाल की भाषा में आपको समझाऊं, ठीक है, तो इंटीग्रेशन को हम लोग एक नया नाम भी देते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या कहते हैं? एंटी डेरिवेटिव। अब नाम से ही आपको बहुत क्लियर होगा इसमें कि हम बात कर रहे हैं एंटी डेरिवेटिव की, यानी डेरिवेटिव का उल्टा। अब देखिए सवाल ये आता है कि पिछले चैप्टर्स में हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीख लिया था, यानी डेरिवेटिव निकालना सीख लिया था। यानी कहने का मतलब कि आपके पास कोई भी फंक्शन दिया हुआ है, लेट अस से एफ एक्स हमारे पास एक फंक्शन है, सिंपल सा फंक्शन मान लेते हैं एक्स टू द पावर 5। अगर ये फंक्शन हमें दिया हुआ है तो इसका डेरिवेटिव हम बहुत अच्छी तरीके से निकालना जानते हैं। और वो डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं? एफ डैश एक्स निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 5x टू द पावर 4। यानी अभी तक हमने जो पढ़ाई करी है उसमें यह पढ़ा है कि अगर हमारे पास फंक्शन दिया हुआ रहेगा तो हम उसका डेरिवेटिव आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हमें इसका उल्टा करना है। यानी अगर मान लीजिए किसी फंक्शन का डेरिवेटिव दिया हुआ है तो हम उस डेरिवेटिव से फंक्शन कैसे निकालेंगे। यानी इस पूरे सेक्शन में जो हम सीखेंगे वो ये सीखेंगे कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज गिवन, ठीक है। निकालना क्या है हमें? फाइंड द फंक्शन। तो ये बेसिकली हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, ठीक है। और हम इस चैप्टर में इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो जैसे मैंने बोला कि इंटीग्रेशन को हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, तो अगर हम यहाँ से इसको डिफाइन करें तो हम ऐसा डिफाइन कर सकते हैं कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, है ना। डिफरेंशिएशन का सीधे उल्टा प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं वापस। जैसे मान लीजिए हमने अभी अभी बात करी कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ था एफ एक्स, है ना, एक्स टू द पावर 5। अब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है, यानी डी एफ एक्स अपॉन डी एक्स निकालना है। तो ये तो हमने बड़े आसानी से निकाल लिया, 5x टू द पावर 4, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि हमें डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो चलो मैं इसको फॉर द टाइम बीइंग 5x बोल देता हूँ, ठीक है, 5x बोल देता हूँ। या फिर हम जानते हैं कि इसको f डैश एक्स भी बोलते हैं, तो इसको हम 5x बोलें या फिर f डैश एक्स बोलें, ठीक है। कन्वीनियंस के लिए हम 5x लेके चलते हैं, ठीक है। तो अब बात यह है हमारे पास कि 5x हमें दिया हुआ है, 5x टू द पावर 4, और 5x क्या है? बेसिकली fx का डेरिवेटिव है। अब यहां से हमें fx निकालना है। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ, अभी हम सिंबल्स पे नहीं जाते हैं, अभी हम नॉर्मल वर्ड से ही काम चलाते हैं। एंटी डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर 4 क्या होगा, ठीक है। यानी ऐसा फंक्शन हमें निकालना है जिसको डिफरेंशिएट करने के बाद 5x टू द पावर 4 आ जाए। तो ये एंटी डेरिवेटिव हमारा हो सकता है x टू द पावर 5,
लेकिन क्या ये इकलौता आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का? नहीं। तो देखिए, अगर x टू द पावर 5 का डेरिवेटिव 5x टू द पावर 4 है, तो आप बताइए x टू द पावर 5 प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होगा? तो ये भी 5x टू द पावर 4 होगा, क्योंकि 1 तो कांस्टेंट है और उसका डेरिवेटिव हो जाता है 0। अगर मैं पूछूं कि x टू द पावर 5 प्लस 2 का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? 5x टू द पावर 4। यानी इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि x टू द पावर 5 प्लस एनी कांस्टेंट c अगर हम फंक्शन लेते हैं तो उसका डेरिवेटिव हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 5x टू द पावर 4। यानी हम ये कह सकते हैं कि एंटी डेरिवेटिव ऑफ 5x टू द पावर 4 हमारा क्या हो जाएगा? x टू द पावर 5 प्लस c यहाँ पे हमारा एक क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, c हमारा क्या है? एक कांस्टेंट है। इसको एक स्पेशल नाम देते हैं जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक बात तो यहां क्लियर हो गई कि अगर हमारे पास फंक्शन f(x) दिया हुआ था तो उसका जो डेरिवेटिव हम लोग निकालते थे, ठीक है, डेरिवेटिव जो हम लोग निकालते थे वो तो हमारा यूनिक फंक्शन होता था। यानी अगर f(x) इज गिवन, है ना, f(x) इज गिवन, देन f'(x) इज यूनिक। ये एक यूनिक फंक्शन है ना। लेकिन अगर हमारे पास इफ f'(x) इज गिवन, है ना, f'(x) अगर हमारे पास दिया हुआ है तो देन f(x) इज नॉट यूनिक, क्योंकि यहां पे कांस्टेंट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 100 भी ले सकते हैं, 1000 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यानी कहने का मतलब कि एंटी डेरिवेटिव जो होता है वो एक यूनिक फंक्शन नहीं होता है। ठीक है, तो ये बात हम क्लियर कर लेते हैं पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं एक बड़े इंपॉर्टेंट थियरम की। ठीक है, ये थियरम हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये बेसिकली थियरम जो है, जो अभी तक हमने बात करी है ना, उसी का एक एक्सटेंशन मान लीजिए या फिर उसी को मैथमेटिकल टर्म्स में एक्सप्रेस करने का तरीका मान लीजिए। तो थियरम ये कहता है कि इफ phi1x and phi2x are two antiderivatives of a function f(x) on some interval, let us say a to b, then difference of them is a constant. डिफरेंस ऑफ देम इज अ कांस्टेंट। तो ये हमारा थ्योरम हो गया। फिर से एक बार स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं कि phi1x and phi2x are two antiderivatives of a function f(x) on closed interval a to b, then difference of them is constant। ठीक है, तो अगर हम इसका प्रूफ देखने की कोशिश करें, ठीक है, अगर हम इसका प्रूफ देखने की कोशिश करें तो यहाँ से देखिए सिंपल सी बात है कि अगर phi1x f(x) का डेरिवेटिव है, यानी कहने का मतलब phi1-x जो होगा वो किसके बराबर होगा? f(x) के बराबर होगा। एंड सिमिलरली phi2-x भी किसके बराबर होगा? f(x) के बराबर होगा। ठीक है, तो अगर दोनों ही f(x) के बराबर हैं तो दोनों का डिफरेंस अगर हम लेते हैं, यानी phi1-x माइनस phi2-x अगर हम लें, ये तो हमारा 0 हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बात समझिए, phi1-x और phi2-x का डिफरेंस अगर 0 है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है, यानी अब हमें निकालना है phi1x माइनस phi2x की वैल्यू, तो ऐसा कौन सा फंक्शन होता है जिसका डेरिवेटिव 0 होता है? एक कांस्टेंट वैल्यू, है ना। तो हम यहां से क्या कह सकते हैं कि हमारा phi1x माइनस phi2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट।
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ था, हमें डेरिवेटिव दिया हुआ था और डेरिवेटिव से हमें फंक्शन निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एंटी डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो एंटी डेरिवेटिव ऑफ जीरो क्या होता है, कांस्टेंट, यानी किसको डिफरेंशिएट करने पे हमें जीरो मिलेगा, तो कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करने पे हमें जीरो मिलेगा। तो क्लियरली हमने यहाँ से ये प्रूव कर दिया कि अगर कोई भी फंक्शन आपके पास एफ एक्स है जिसके दो एंटी डेरिवेटिव्स आपको पता हैं, तो दोनों एंटी डेरिवेटिव्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। अगर अब ये थ्योरम जब हमको समझ में आ गया, तो अब हम चलिए कुछ सिंबल्स इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर हम स्टेटमेंट पे ध्यान दें, तो स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर if phi x is antiderivative of fx, phi x अगर एंटी डेरिवेटिव है एफ एक्स का, ठीक है, तो देन phi x plus c is the indefinite integration, indefinite integral or integration of fx। और इसको हम डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, ये इंटीग्रेशन का साइन है, एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू फाई एक्स प्लस सी। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ से ध्यान दे देते हैं कि इस सिंबल में कौन सी चीज़ किसको रिप्रेजेंट करती है। तो ये जो एफ एक्स होता है, इसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रैंड, यानी जिसको हमें इंटीग्रेट करना है। फाई एक्स जो होता है, ये इसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव, यानी इंटीग्रेट करने के बाद जो फंक्शन हमें मिला उसको हम लोग कहते हैं प्रिमिटिव, और सी यहाँ पे हमारा हो जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सी हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ये सिंबल्स हम लोग ध्यान देंगे, और इन सिंबल्स के साथ साथ एक और चीज़ हमें ध्यान ये देनी है कि ये dx का इंपॉर्टेंस क्या है। ये dx का इंपॉर्टेंस ये है कि ये आपके पास फंक्शन जो है, ठीक है, इसको हम किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो dx के रेस्पेक्ट में, यानी जो वेरिएबल हमें कंसिडर करना है जिसके करस्पॉन्डिंग हम डिफरेंशिएट करेंगे वो यहाँ पे x होगा। तो कंफ्यूजन ना हो इसलिए ये एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एक्स वाई स्क्वेयर, ठीक है, और इसको हमें इंटीग्रेट करना है x के रेस्पेक्ट में। तो अगर x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है ना, तो यानी वाई स्क्वायर इस इंटीग्रल के करस्पॉन्डिंग कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो यानी वाई स्क्वायर को हम कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो यानी हम वाई स्क्वायर को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, तो आगे जाके हम एक प्रॉपर्टी देखेंगे भी, तो उसमें क्या होगा कि जो कांस्टेंट होता है वो इंटीग्रेशन के बाहर हम निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इंटीग्रल एक्स डी एक्स लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर इसी फंक्शन को एक्स वाई स्क्वायर को अगर हम डी वाई के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते, तो अभी हमारा इंटीग्रल में जो वेरिएबल कंसिडर करना है या जिस वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग हमें इंटीग्रेट करना है वो वाई स्क्वायर है, ना कि एक्स है। यानी एक्स अब इस इंटीग्रेशन के करस्पॉन्डिंग हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं और ये हमारा वाई स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा, वाई स्क्वायर डी वाई हो जाएगा। ठीक है, यानी अब हम इस इंटीग्रेशन को सिर्फ वाई के रेस्पेक्ट में शो कर रहे हैं या वाई के रेस्पेक्ट में इवैल्यूएट कर रहे हैं। ठीक है।